Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें मिल रहे हैं बेटा आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन बेटा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का क्या देखेंगे बेटा, आज हम लोग असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इसके बाद बेटा आपका क्या बच रहा है, मतलब कि एमसीक्यू एंड और सारे पार्ट्स बच रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने बेटा एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन सेशन को मिस किया बेटा, सो डोंट वरी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन। और बेटा वन मोर थिंग इज कि दिस द लास्ट चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, लास्ट चैप्टर अभी साउंड है, फिर उसके बाद आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। चलिए आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट आते हैं बेटा और देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है असर्शन। देखो आपको पता है क्लास 9 स्टूडेंट्स कि असर्शन क्या होता है। असर्शन होता है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा असर्शन। तो असर्शन होता है पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस। बेटा मतलब कि पेबल जो होता है ना, वो पत्थर वगैरह होते हैं, स्टोन्स वगैरह होते हैं, वो कंकड़ पत्थर हम जिनको बोल देते हैं। तो आपने क्या करा, आपने एक पेबल को पुश किया, पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस एंड द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। अब पेबल ने कुछ डिस्टेंस को कवर किया। तो बेसिकली क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि मान लो यहाँ पर आपका वो पेबल रखा था, आपने इसको बेटा पुश किया, मतलब यहाँ पर आपने फोर्स लगाई है ना इस पेबल पे, देन इसने कुछ डिस्टेंस को कवर किया, मतलब मान लो इसने कुछ एक्स डिस्टेंस को कवर किया। तो ये यहाँ से कहाँ गया बेटा, ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया, है ना। तो मतलब कि मैम आपने, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया उसको पुश कर कर, और उसने एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर किया, तो मतलब उसने वर्क किया, क्या नहीं किया। यस मैम, तो मतलब उसने क्या किया बेटा, उसने यहाँ पे वर्क डन किया। वर्क डन क्या होता है, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, मान लो इमेजिन करो कि आप एक मतलब कि आपने दिन में बहुत काम किया, बहुत ही ज़्यादा काम किया। ठीक है, आपको लग रहा है आप खाना खा रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है आप मतलब कि लाइक पीसी पे बैठे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं ना, आप बैठे हैं बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं। बट फिजिक्स इन सबको काम नहीं बोलता है। ठीक है, फिजिक्स कहता है भाई वर्क डन तब होता है जब आप फोर्स लगा रहे हैं और आपकी उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन होता है। अगर आप एक जगह बैठे हुए चाहे 10 घंटे से पढ़ रहे हैं, वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई वर्क डन नहीं है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन होता है बेटा जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट आपका सर्टेन डिस्टेंस को क्या करता है बेटा, कवर करता है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग। यस मैम, तो मतलब कि यहाँ पे भाई असर्शन तो सही है। अब रीजन क्या होगा बेटा इसका, बिकॉज अब वो स्टोन क्यों मूव किया, बिकॉज यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड। सिंपल सी बात है भाई, क्या हुआ बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसके यहाँ पे रीजन भी सही है और आपके यहाँ पे असर्शन भी सही है। समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ बेटा, इस केस में आपके अकॉर्डिंग वर्क डन पॉजिटिव हुआ होगा या नेगेटिव हुआ होगा। अब आप ये चीज खुद से सोचो कि इस केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव हुआ होगा या फिर नेगेटिव हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, ये तो आपके दिमाग में आ रही होगी ना बात कि भाई पॉजिटिव वर्क डन और आपका नेगेटिव वर्क डन होता क्या है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं बेटा कि आपका जो पॉजिटिव वर्क डन होता है वो होता है जब, जैसे मान लो इस पेबल पर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी और आपके पेबल ने इसी डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस को कवर किया, है ना। यस मैम, तो ये आपका एक पॉजिटिव वर्क डन है। क्या बेटू, ये आपका एक पॉजिटिव वर्क डन है। और फिर बेटा नेगेटिव वर्क डन क्या होता है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं, आपका जो डिस्टेंस होता है वो उस डायरेक्शन में कवर नहीं होता है, मतलब कि आपने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया बेटा वो डिस्टेंस किसी और डायरेक्शन में कवर करेगा। और जीरो वर्क डन होता है बेटा जब इन दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो 90 डिग्री पे होती है ना। यस मैम, चलिए। सो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहे हैं असर्शन इफ अ फोर्स इज ऑफ 1 न्यूटन।
ठीक है। अगर फोर्स बेटा आपकी 1 न्यूटन की है और एस इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, और आपने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन। 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन मीटर, तो इतना वर्क डन हुआ है। तो ये बोल रहे हैं बेटा, अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं भाई फोर्स आपकी 1 न्यूटन की है, आपका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हुआ, और ये बोल रहे हैं वर्क डन आपने 1 न्यूटन मीटर का किया, तो क्या ये सही है? अब वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ना, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, आपको वर्क डन देगा। अगर एक भी चीज इन दोनों में से 0 हुई तो उस टाइम पे वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। तो बोल रहे बेटा फोर्स आपका 1 न्यूटन है ना, और डिस्टेंस आपकी 1 मीटर है, तो आपका यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो असर्शन यहाँ पे बेटा बिल्कुल आपका सही है। असर्शन क्या है बेटा? असर्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1 न्यूटन मीटर। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम। बिकॉज अब रीजन पढ़ेंगे बेटा, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या बढ़िया डेफिनेशन दिया बेटा इन्होंने वर्क डन की। तो वर्क डन बेसिकली क्या है? वर्क डन जब होता है, वर्क डन कोई फोर्स जब किसी बॉडी पर एक्ट कर रही होती है और वो बॉडी सर्टेन डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रही होती है, मतलब कि वो कोई सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही होती है बेटा, तो हम ये देखते हैं भाई वहां पर आपका वर्क डन होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है ना उसने, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल। भाई जब किसी बॉडी पे वर्क डन होता है किसी फोर्स के थ्रू, तो वो इक्वल होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे आपका ये चीज कहाँ गया? ये चीज ये एक्सप्लेन कर रहा है अपने पहले स्टेटमेंट से। तो मतलब कि बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। यहाँ पर असर्शन भी सही है बेटू आपका, और आपका रीजन भी सही है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा आपका असर्शन का। तभी तो आपने बोला कि आपने 1 न्यूटन फोर्स लिया और आपने 1 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया, तो भाई आपका फोर्स तो 1 न्यूटन मीटर ही आएगा ना, वो सॉरी वर्क डन तो आपका 1 न्यूटन मीटर आएगा। आएगा नहीं आएगा? यस मैम। स्क्रीनशॉट लो बेटा आप इसका, जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए नेक्स्ट आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा वर्क डन आपका नेगेटिव होगा जब आपकी फोर्स जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे एक बात देखो, मैंने आपको क्या बोला, देखो इसने ना नेक्स्ट वाले में देखो रीजन ये दे रहा है वर्क डन इज पॉजिटिव एंड द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर बेटा ये पहली बात तो ये रीजन कभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये दोनों ही अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, बट अब हम देखेंगे क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि वर्क डन आपका 3 टाइप का होता है, ध्यान से समझ लेना। वर्क डन आपका 3 टाइप का होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। क्या? नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड आपका 0 वर्क डन। समझ में आता है इतना पॉइंट आप लोग को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आती है। अब देखो मान लो आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपके ग्राउंड पे आप इसको ऐसे, मतलब कि आप इस पे यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, इसको यहाँ पे ऐसे, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर साइड है, ये एरो आपकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और हमने देखा इस बॉक्स ने बेटा इधर साइड ही कुछ सर्टेन डिस्टेंस को कवर किया, मतलब पहले ये यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ गया। आ गया नहीं आ गया? यस मैम। तो मतलब इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी किया है यहाँ पे। क्या क्या बेटा? यहाँ पे इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी किया। तो जब आपका बेटा क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही जगह हो, मतलब जिधर साइड आप फोर्स लगा रहे हैं उधर साइड ही अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं बेटा कि आपका जो वर्क डन है, क्या बेटू, जो आपका वर्क डन है वो आपका पॉजिटिव वर्क डन है। क्या है? आपका पॉजिटिव वर्क डन है। अब मान लीजिए बेटा यहाँ पे ये आपका बॉक्स है, ठीक है, आपने इधर साइड फोर्स लगाई, या फिर मान लो आपका ऑब्जेक्ट किधर साइड डिस्प्लेस कर रहा है बेटा? इधर साइड डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम ये देखते हैं बेटा, आपको पता है ग्राउंड और इस ऑब्जेक्ट के बीच में देयर इज अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा जिधर साइड इसका मोशन है ना, जिधर साइड इसका मोशन है बेटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे? ठीक है, तो मतलब आपकी फ्रिक्शनल फोर्स इधर साइड लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव उधर साइड कर रहा है बट फोर्स की डायरेक्शन इधर साइड है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और
फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई यहाँ पे। तो इस केस में बेटा आपका जो वर्क डन होगा, क्या इस केस में जो आपका वर्क डन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने ये चीज समझ ली मेरे से। अब आप उन दो स्टेटमेंट्स को पढ़िए जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि वर्क डन आपका नेगेटिव होगा जब आपका फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब के फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, उस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही बोल रहा है वो, है ना। फिर वो बोल रहा है रीजन में कि वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि आपका वर्क डन तब पॉजिटिव होता है बेटा जब आपकी फोर्स की डायरेक्शन में ही आपका डिस्प्लेसमेंट हो। तो मतलब कि यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए बेटा? बहुत देखो, किसी भी क्वेश्चन को ये मत सोचा करो कि ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ये सोचा करो कि वो आपका कॉन्सेप्ट किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे? वो आपका कॉन्सेप्ट किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये सोचा करो हमेशा। आपने इस क्वेश्चन से दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मेरे साथ रिवाइज करा। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेरे से कॉन्सेप्ट रिवाइज करा, इससे पहले वाले में भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ, जहां पे शुरू से बेटा चैप्टर की बात चल रही है वर्क एंड वर्क 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 वर्क, है ना। आपने पहले सीखा वर्क क्या है, फिर आपने सीखा भैया कि वर्क क्या, जैसे आपको पता है वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आ गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बात करी, आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो ये बोल रहे हैं बेटा जो आपका वर्क डन होगा जब कोई फोर्स अप्लाई करे, जब कोई फोर्स अप्लाई होगी तो वर्क डन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका बेटू क्या नेगेटिव भी हो सकता है। क्या? इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। सो रीजन क्या है बेटा इसका? बिकॉज द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे असर्शन का जो इन्होंने रीजन दे रखा है वो मैच कर रहा है? कहीं पर भी आपको ये चीज फील कर रहे हो आप या नहीं कर रहे हो? बताओ जरा मुझे, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो अब आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि मैम असर्शन और रीजन अपने आप में सही बात है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो, पहले वाले में बोल रहा है बेटा कि वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल सी बात है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका, जैसे अभी आपने पीछे में से सीखा कि भाई आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करी एंड उस फोर्स ने एक सर्टेन डिस्टेंस को क्या किया बेटा, कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन द वर्क विल बी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखेंगे बेटा कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, आपने एक ऑब्जेक्ट को पुश किया, ठीक है, बट फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही थी। मान लो आपका ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है बट फ्रिक्शनल फोर्स तो इधर साइड लगा रही है अपने आप को कि भैया मैं नहीं जाने दूंगी तुझे, तू जाके कैसे दिखा रहा है, तो उस केस में नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं बेटा रीजन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सही बात है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें सही है बेटू, बट यहाँ पर जो बेटा ये लोग रीजन दे रहे हैं वो रीजन कहीं भी मैच नहीं खा रहा है बेटा, किससे? आपके असर्शन से। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटू? चलो नेक्स्ट, असर्शन 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, बोल रहे बेटा 1 जूल वो एनर्जी है जो 1 जूल ऑफ वर्क को करने में लगती है। ओके, सो बिकॉज the energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work। देखो, एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी क्या है, तो एनर्जी होती है बेटा कि आप कितना काम कर पा रहे हैं। अभी मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी मान लो मैं आपकी क्लास लूंगी, अब मान लो क्लास लेने के बाद मुझे मान लो ऐसा हो कि मतलब मेरा काम ही करने का मन नहीं कर रहा, मतलब कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा, तो मैं कब करूंगी? मेरा काम करने का मन कब नहीं करेगा? जब मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी। हाँ, मानते हो नहीं मानते हो इस बात को कि भाई मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी? ये बात आप मान रहे हो यहाँ पे। तो अब देखो बेटा वो असर्शन और रीजन में क्या बात करिए, तो बेटा दोनों ही चीजें सही हैं यहाँ पे, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। देखो अब देखो आप यहाँ पे कि अगर 1 जूल, जूल क्या है बेटा? जूल इज द एसआई यूनिट। ठीक है, तो 1 जूल वो एनर्जी है जो आपको 1 जूल ऑफ वर्क करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा? आपकी सेम होती है। तो भैया वर्क डन क्या है? आप वर्क डन कर कब पा रहे हो? जब आप मतलब आपके अंदर एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी है 1 जूल। एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 1 जूल वर्क डन।
सिंपल सी बात है। यस मैम। अब आपको पता है बेटा कि जो एनर्जी, रीजन देखो क्या बोल रही है, द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप एनर्जी को कर रहे हो तो एनर्जी समथिंग होती है बेटा भाई कि वो बॉडी कितना काम कर सकती है, उसके वर्क करने की जो कैपेसिटी है बेटा उसमें ही आपकी, वो आपको कैसे पता चलेगा कि भैया इसके पास इतना काम करने की कैपेसिटी है, उसकी एनर्जी से। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, a falling coconut, ओके एक फॉलिंग कोकोनट है बेटा, उड़ता उड़ता हुआ भाई गिरता हुआ कोकोनट। अ स्पीडिंग कार, ठीक है एक मतलब कार है, मतलब वो चल रही है स्पीड में है। अ रोलिंग स्टोन, एक स्टोन ऐसे रोल करता हुआ आ रहा है। अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, अ फ्लोइंग वाटर, अ ब्लोइंग विंड, अ रनिंग एथलीट possesses काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैम। हाँ, यहाँ पर तो एग्जाम्पल से शुरू कर रही हैं बातें ये सारी की सारी कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड। यस मैम। तो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा एक ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसके पास, वही होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब उसने जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं उन एग्जाम्पल को आप देखो और आप ये पता करो कि भाई क्या एग्जाम्पल सही दे रहा है वो। अब देखो उसने सारे एग्जाम्पल्स जो दिए बेटा वो मोशन में दिए हैं। देखो अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट, सारा के सारी चीजें मोशन में है। तो मोशन में जो एनर्जी है वही तो काइनेटिक एनर्जी है, मोशन की वजह से जो एनर्जी है। चलिए बिकॉज आप रीजन देखेंगे, ऑब्जेक्ट इन मोशन possesses काइनेटिक एनर्जी। भाई आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि असर्शन भी सही है बेटा यहाँ पे और रीजन भी सही है यहाँ पर आपका। असर्शन भी सही है बेटू आपका और आपका रीजन भी सही है। समझ गए? ले लो भाई स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अभी ये चीज पढ़िए बेटा, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेसिकली क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होता है तब आपकी वो मोशन में होने की वजह से ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। रीजन है बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद इट्स स्पीड। ये बोल रहे हैं बेटा कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज होगी उसकी स्पीड के साथ। देखो आपको ना मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना बेटा वो होता है आपका हाफ mv²। तो आप हाफ mv² से क्या समझ रहे हैं, आप यहाँ पे ये समझते हैं कि मैम ये जो काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। v² का मतलब क्या है कि अगर आपने स्पीड को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये बेटा आपकी स्पीड है। यस मैम। तो आपने क्या किया बेटा, आपने स्पीड को डबल कर दिया। तो अगर आपने स्पीड को डबल कर दिया तो इट विल बी स्क्वायर, तो आपकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो वो रीजन क्या दे रहा है बेटा, रीजन तो वो बिल्कुल ही गलत दे रहा है ना, क्योंकि देखो वो क्या बोल रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद इट्स स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं बेटा। आप यहाँ पे अभी ये चीज सीख रहे हैं फॉर्मूले की हेल्प से कि भाई मैम जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो तो डायरेक्ट का रिलेशनशिप रख रही है ना स्पीड के साथ। हाँ, वो तो डायरेक्ट का रिलेशनशिप रख रही है आपकी स्पीड के साथ। तो अगर वो डायरेक्ट का रिलेशनशिप रख रही है स्पीड के साथ तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट हो जाना चाहिए, वरना फिर मेरी लड़ाई हो जाएगी आप लोगों से। चलो पहले स्क्रीनशॉट लो। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। सो असर्शन है द काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of a mass m and a moving with a uniform velocity is half mv²। ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, आप उसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला कॉल्ड हाफ mv²।
किससे बेटा, हाफ mv स्क्वायर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बताइए, कर सकते हैं ना, बिल्कुल यस मैम, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। भाई क्या बात बोली है, देखो ये कहीं से भी इसका राइट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, कि भाई आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की वो उसकी स्पीड से बढ़ती है। यही चीज मैंने अभी आपको पीछे बताई है बेटा, इस फॉर्मूले से आप ये चीज समझ पा रहे हैं बेटा कि काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो आपकी मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपकी स्पीड के भी डायरेक्टली, और स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो अगर आपने बोला कि आप स्पीड को हाफ कर रहे हो, अगर आपने बोला कि आपका जो ऑब्जेक्ट मोशन में है आप उसकी स्पीड को हाफ कर रहे हो बेटा, तो इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, v का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो मतलब कि 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट यहाँ पे। या फिर मान लो बेटा आप बोल रहे हो कि आप अपनी स्पीड को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में आपके काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा कितनी हो जाएगी बेटा, ये v के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, तो विच इज 9 टाइम्स, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 9 टाइम्स इंक्रीज उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे रीजन बिल्कुल सही है बेटा और असर्शन भी सही है, बट रीजन यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ में आ गया बेटा इतनी चीज, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये सब कुछ बेटा अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ऐड कर लेना, ठीक है, ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ऐड हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास है 15 kg का, ठीक है बेटू, ओके, एंड इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बेटा वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो होगी 120 जूल की। देखो ऐसा मैं बेटा आपको ना उसने न्यूमेरिकली दे दिया असर्शन के अंदर, तो कुछ नहीं है, डरने की जरूरत क्या है, मैं हूं ना यहाँ पे, चलो जब तक मैं हूं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या क्या गिवन है, आप सबसे पहले ये देख लो बेटा, गिवन है हमें यहाँ पे मास विच इज 15 kg, वेलोसिटी मतलब स्पीड विच इज 4 मीटर पर सेकेंड, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है बेटा उसने, बट हमें क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा ना, हाँ हमें क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv स्क्वायर, तो विच इज हाफ, मास कितना है बेटा, मास गिवन है आपको 15, यस मैम चेक कर रहे हैं सिर्फ आप, v आपको गिवन था 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, तो जाएगा बेटा 2 से 2 2 = 4, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना 15 × 2 × 4, तो इट विल इक्वल टू 15 2 = 30 × 4, एंड ये हो जाएगा 4 3 = 12 मतलब कि 120 जूल। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 120 जूल की, जब आपके ऑब्जेक्ट का मास 15 किलो होगा बेटा और आपकी जो वेलोसिटी है वो होगी 4 मीटर पर सेकेंड की। आगे इतना समझ में, यस मैम। नेक्स्ट वो बोल रहा है बेटा रीजन, द काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of a mass m and a moving with a uniform velocity is इतना, हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बेटा इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो हाफ mv स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, मतलब वो मास और स्पीड पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसलिए ही आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 120 जूल की आ रही है जब आपके ऑब्जेक्ट का मास 15 किलो है और आपकी जो वेलोसिटी है बेटा वो 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। भाई इस फॉर्मूले की हेल्प से ही तो आप निकालोगे ना, हाँ इस फॉर्मूले की हेल्प से ही तो आप निकालने वाले हो। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक ऑब्जेक्ट है बेटा, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट, ठीक है। ये बोल रहे हैं बेटा कि ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ रही है जब आप उसको एक हाइट से रेज कर रहे हो, ठीक है, मतलब हाइट तक लेके जा रहे हो। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट्स अगेंस्ट ग्रेविटी व्हाइल इट इज बीइंग रेज्ड, क्योंकि ये बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर आपका वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, ऑन इट्स अगेंस्ट ग्रेविटी व्हाइल इट इज बीइंग रेज्ड। देखो यहाँ पे बिल्कुल बेटा सही बात बोली है इसने कि वर्क डन जो हो रहा है बेटा वो आपका अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, और ये जब भी तो आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हाँ आपके, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में जा रहा है। क्या बेटा ऑब्जेक्ट आपका किस में जा रहा है, ऑब्जेक्ट आपका मोशन में जा रहा है। जब आप उसको एक सर्टेन हाइट पर, देखो ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट, तो जब आप उसको ऊपर फेंक रहे हो बेटा तो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में जा रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में जा रहा है तो भाई वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, समझ में आया वाला पॉइंट। और यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका वर्क डन जो है वो ग्रेविटी का अगेंस्ट हो रहा है जब आप उसको ऊपर भेज रहे हो। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में अब आ रही होगी, मैम व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। देखो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट आपको एक सर्टेन हाइट पर होता है ना, या फिर जब उस ऑब्जेक्ट में कोई उसकी शेप में आप चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम पर जो उसके पास एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और एक सिंपल सा टर्म मैंने बोला था वहां पे कि भाई जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर होता है और रेस्ट पर होने के बाद उसके पास जो एनर्जी होती है बेटा वो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर होती है। बोला था नहीं बोला था? यस मैम, ये चीज मैंने बोली थी आपसे। तो ये बोल रहे हैं बेटा द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये बोल रहे हैं बेटा जब आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी ऑब्जेक्ट में तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है इफ इट इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने में नहीं यूज हो रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी पजेसेस बाय द ऑब्जेक्ट इज नॉट द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और अ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसने रीजन बिल्कुल गलत कर दिया यार, असर्शन बिल्कुल सही था, रीजन देखो इसने क्या बोला बेटा, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी होती है वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, ये उसकी शेप चेंज होने की वजह से जो एनर्जी होती है वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो बिल्कुल ये बात सही बोली कि भाई आपकी जब एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी ऑब्जेक्ट में तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यूज होती है अगर वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में नहीं आ रहा है या फिर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है बेटा तब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंसिडर हो जाएगी। अब रीजन देखो इसने क्या दिया, रीजन ये बोल रहा है ये कि पोटेंशियल एनर्जी पजेसेस बाय ऑब्जेक्ट इज नॉट द एनर्जी प्रेजेंट इन इट्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन। बेटा इसने यहाँ पे जो नॉट बोला है ना बस यहीं पे खेल बिगाड़ दिया इसने। भैया पोटेंशियल एनर्जी होती वो है जो जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब कि जब वो एक सर्टेन हाइट पर है या फिर बेटा उसकी शेप में कोई चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। समझ गए नहीं समझ गए? स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। The energy possessed by an object of a mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground is 588 जूल, ठीक है। ये बोल रहे हैं बेटा कि जो आपकी एनर्जी है possessed by an object of mass, जिसका मास है बेटा कितना 10 kg का, रुको गिवन है बेटा आपको, गिवन क्या है बेटा आपको, आपका मास है आपको 10 kg गिवन, कितना गिवन है बेटा, मास आपको 10 kg गिवन है और हाइट आपको कितनी गिवन है बेटा, हाइट आपको गिवन है 6 मीटर की और इसने आपको क्या दे रखी है बेटा, इसने जो अबव द ग्राउंड, ठीक है, और एनर्जी आपकी कितनी दे रखी है इसने 588 जूल दे रखी है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, देखो उसने बोला एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 kg का है, जब आपने उसको 6 मीटर, मतलब ये अगर सरफेस है तो आपने 6 मीटर की हाइट पर, कितना बेटा 6 मीटर की हाइट पर उस ऑब्जेक्ट को रख रखा है, मतलब कि वो ग्राउंड से ऊपर है। तो वो ग्राउंड से ऊपर है बेटा तो उसकी पोजीशन में चेंज है, वो अबव द ग्राउंड है, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है बेटा ये है आपकी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। पर अभी हमें इसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। यस मैम, अब रीजन पढ़ लेते हैं पहले। सिंस वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट इज इक्वल टू द mgh एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू mgh यूनिट इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखो आपको पता है आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हो बेटा, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला mgh, ठीक है। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस मैम, मास कितना है बेटा 10 kg का है, हाइट कितनी थी बेटा आपकी 6, कितनी थी बेटा हाइट आपकी, हाइट थी आपके यहाँ पे 6 एंड आपका यहाँ पे जो h हो जाएगा, सॉरी हाइट 6 नहीं थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, या तो आप 10 ले सकते हो या फिर आप 9.8 ले सकते हो। मान लो मैं 10 ले रही हूँ और हाइट में ले रही हूँ बेटा 6 और अगर मैं 9.8 लूँगी तो मेरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही आएगा आपका 600, बट यहाँ पर ही 588 आ रहा है, मतलब इसने कहीं ना कहीं 9.8 लिया होगा जी की वैल्यू को, ठीक है। तो अगर जी की वैल्यू को 9.8 लेगा बेटा ये आपका mgh में, तो मास हो जाएगा 10, जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 और हाइट हो जाएगी बेटा आपकी कितनी, हाइट हो जाएगी आपकी 6 मीटर की, ठीक है। समझ में आया? तो ये पॉइंट उड़ाएंगे बेटा नीचे 0 आएगा, ये 0 से आप 0 कैंसिल कर देना, तो 98 की मल्टीप्लाई जब आप 6 से करेंगे बेटा तो 98 इंटू 6, तो 6 8 48, 4 कैरी, 6 9 54, 54 में 4 हो जाएगा बेटा कितना आपका 58, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 588 जूल। तो मतलब इसने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 रखी थी, तो बिल्कुल सही है बेटा यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। और हम ही देखते हैं बेटा कि आपका वर्क डन जो है ऑब्जेक्ट पर, तो बोला आपका आंसर हो जाएगा ए, कि भाई आपको पता है वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट इज इक्वल, कि भाई अगर आपको
पता करना है कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट आपका एक हाइट पर उस पर कितना वर्क डन हुआ है तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी के, विच आप जो कैलकुलेट करते हो mgh की हेल्प से, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू mgh, यूनिट इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो जितनी एनर्जी होगी बेटा उतना ही वर्क डन उसके ऊपर हुआ होगा एक सर्टेन हाइट पर, इतना हुआ होगा 588 जूल का। स्क्रीनशॉट लो जरा, ले लिया, ले लिया, चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट्स of the initial and final positions of the object and not on the path along which the object is moved। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा जो वर्क डन होता है ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है, ग्रेविटी के थ्रू वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कि भाई कितना वर्टिकल हाइट्स में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में कितना डिफरेंस है बेटा ऑब्जेक्ट की, नॉट ऑन द पाथ अलोंग द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। पाथ पर डिपेंड नहीं करता बेटा जिस पाथ से वो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। चलो देखते हैं, रीजन ऐसा है बेटा, सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट एट अ हाइट इज इक्वल टू द mgh एंड एनर्जी इक्वल टू mgh, यूनिट इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये तो सिंपल सी बात है बेटा कि आपको अगर ये पता करना है कि मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पर है और आपको ये पता करना है कि भाई उस सर्टेन हाइट पे होने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क डन हुआ है, तो वो आप सिंपली आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करिए एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी यू विल गेट द वर्क डन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे दोनों ही बातें सही है बट बेटा दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, कि भाई आपका जो वर्क डन है बाय ग्रेविटी, मतलब जो ग्रेविटी वर्क डन करती है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो डिपेंड करता है बेटा कि उसकी इनिशियल एंड फाइनल हाइट्स में कितना डिफरेंस है, ना कि उस पर उसके पाथ पर, कि जिस पाथ पर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, वो जितनी ज़्यादा ऊपर होगी वो उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करेगी उस ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि आपको पता है ना ग्रेविटी बोलती है नहीं दूर नहीं जाने दूंगी, पास आओ, हाँ दूर नहीं जाने दूंगी, पास आओ। क्वेश्चन नंबर 14, whenever energy gets transformed the total energy remain unchanged। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन। तो वो क्या बोल रहा है, ये जब आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड होती है बेटा तो जो टोटल एनर्जी होती है वो अनचेंज्ड रहती है, मतलब चेंज नहीं होती, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बोल रहे बेटा एनर्जी को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बेटा, तो यहाँ पे आपका रीजन गलत है भाई। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर था, अभी आपका ऊपर था, आपके एक हाइट पे था, ठीक है, बॉल आपकी एक सर्टेन हाइट पर थी, आपने इसको ऐसे रिलीज कर दिया। जब आपने इसको ऐसे रिलीज किया द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग एंड मतलब ये टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो आपकी जो बॉल है बेटा यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और एक सर्टेन टाइम पर बेटा ग्राउंड को हिट कर देगी। एक सर्टेन टाइम पर आकर आपका वो ग्राउंड को हिट कर देगी, यस मैम हिट कर देगी। तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा क्या, कि मान लीजिए इस टाइम पर यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, मान लो 20 जूल। ठीक है, तो इस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी आपका रेस्ट पर है। बट वो जैसे ही मोशन मारना शुरू होगा बेटा, तो हम ये देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे कि मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 15 जूल, तो बेटा इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब कि अगर ये 15 जूल हुई है ना तो काइनेटिक एनर्जी 5 जूल बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे 20 जूल है, यहाँ पर भी आपकी 15 + 5 20 ही रहेगी। टोटल एनर्जी तो वही ना 15 + 5 आपकी यहाँ पे 20 रहेगी। इसका मतलब कि अगर किसी एक एनर्जी में क्या आ रहा है बेटा, आपका चेंज आ रहा है, तो दूसरी एनर्जी में भी आपका जितना डिफरेंस आ रहा है ना वो उतना दूसरी एनर्जी में बढ़ रहा होगा, है ना। यस मैम। अब मान लो ये नीचे आई तो आपकी एनर्जी हो गई 10 जूल की, तो इस केस में अगर ये 10 जूल हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी 10 जूल होगी, बट टोटल एनर्जी तो 20 ही रही। और नीचे आई तो मान लो ये हो गई 5 जूल, तो ये हो गई बेटा आपकी 15 जूल। ठीक है, और नीचे आई तो मान लो ये हो गई आपकी 0 जूल, है ना, और ये हो गया आपकी बिल्कुल 20 जूल जस्ट बिफोर स्ट्राइक करने से पहले। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि भाई आपकी एनर्जी तो चेंज हो रही है ना, एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है। पहले तो आप ये बोल रहे हो कि भैया जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो एनर्जी आपकी जो रहती है टोटल एनर्जी वो अनचेंज रहती है, रिमेन अनचेंज्ड। तो देखो अनचेंज है 20 20 20 20 20, अनचेंज है या नहीं है। यस मैम। फिर दूसरे ही बात में आप एकदम से अपनी बात को बदल रहे हो, आप एकदम से दोगलापन दिखा रहे हो। वो कहते हैं ना भाई ये दोगलापन नहीं चलेगा। ठीक है, सो वो किसका डायलॉग था यार, ये बताओ जरा किसका था, ये बताना जरा मुझे। अब आप दूसरे उसमें बोल रहे हो कि भाई एनर्जी को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो अगर आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर नहीं सकते तो भाई किस तरीके से ये जो पोटेंशियल एनर्जी बेटा चेंज हो रही है, तो मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी में खुद ही क्यों चेंज आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्म ही तो हो रही है पोटेंशियल से काइनेटिक। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा।
देखो समझो यार, क्वेश्चन को समझा करो, रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं 15 क्वेश्चन। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन द सेम। ये बोलने बेटा जो टोटल एनर्जी होती है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एंड ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो सेम रहती है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने 20 जूल वाला एग्जाम्पल देखा, अभी आपने 20 जूल वाला एग्जाम्पल देखा है, नहीं देखा? बिल्कुल देखा मैम। बिकॉज एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। देखो अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एनर्जी चेंज हो रही होती बेटा, तो इसका मतलब एनर्जी गेन और लूज भी हो रही होती। बट हम ये देखते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कहता है कि आपकी ना तो एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए नहीं समझ गए? चलिए बताइए, समझ गए? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब आप बोलूंगा हम आपके टिक का स्क्रीनशॉट लेंगे, ले सकते हो बेटा, मेरा टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। असर्शन, बोर्ड की कॉपी नहीं चेक कर रही हूँ तुम लोग, वरना मेरा टिक कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, पता ही चल जाता फिर। तो नेक्स्ट है बेटा, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बेटा ये बात मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाई थी, मैंने आपको 10 बार लिखी थी फॉर्मूले में कि भाई अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ जोड़ देते हो तो बेटा वो हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल। ठीक है मैम, बिकॉज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी द ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये बोले बेटा जो सम होगा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का हर पॉइंट पर आपका सेम नहीं होगा। बेटा सेम नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिमेन चेंज अनचेंज कैसे रहेगी? अरे भाई यार क्या ही बात कर रहे हो। अभी एक एग्जाम्पल बताया था कि जहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया तो एक सर्टेन हाइट्स पर जब वो आ रही थी, मान लो वो किसी भी पोजीशन पे थी, इस पोजीशन पर थी, इस पोजीशन पर थी, इस पोजीशन पर थी, जब वो एक सर्टेन हाइट्स पर थी तो हमने देखा बेटा यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो 20 जूल थी और यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी बेटा मान लो कितनी थी, 0 जूल थी। बट जब वो नीचे की तरफ आ रही थी तो मान लो बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी हुई 15 जूल, है ना, और आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उतनी 5 जूल। तो यहाँ पर भी 20 थी बेटा और यहाँ पर भी 20 ही रहेगी, तो मतलब कि सम तो 20 ही आएगा। अब देखो वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड नॉट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। बेटा हर पॉइंट पर इन दोनों का सम सेम ही होना है। देखो अब मान लो ये और नीचे आएगा तो ये 10 जूल हो जाएगी, ये और नीचे तो ये जितनी कम ये होगी उतनी वही बढ़ जाएगी, तो सम तो 20 ही हो गया। तो हर जगह सम तो 20 ही रहेगा। हाँ हर जगह बेटा आपका सम तो 20 ही रहने वाला है। तो मतलब कि यहाँ पे इन्होंने रीजन में बिल्कुल ही ज्यादा बकवास कर दी। बट हम भी कहाँ कम रहने वाले हैं, हम कहेंगे आंसर गलत। मतलब क्या आंसर गलत नहीं, रीजन गलत। चलो स्क्रीनशॉट लो। मजा आ रहा नहीं आ रहा है असर्शन रीजन में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम आ रहा है। चलिए हैं ये क्या हो गया, यही था ना? हाँ चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? असर्शन, अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम देन अ लेस पावरफुल वन। ओके पावर से क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे। ये बोल रहे हैं बेटा, एक एग्जांपल बताती हूँ। बेसिकली कौन ज़्यादा पावरफुल है? पावरफुल का मतलब क्या होता है कि भाई इसके अंदर बड़ी पावर है क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहा है। ये बोलना चाह रहे हो? मतलब आप यहाँ पे क्या करना, आप बोलना क्या चाह रहे हो यहाँ पे कि भाई वो कम टाइम में आपका ज़्यादा काम कर रहा है इसलिए आप बोल रहे हो कि वो ज़्यादा पावरफुल है। बिल्कुल मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं यही आपका बोलना चाहती हूँ कि भाई वो कम टाइम में, मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहा है तो वो ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि मान लो मैंने आपको एग्जांपल, या मैंने वो 2 लड़के बिठाए थे, याद आ रहा है आपको? कौन थे वो? चिंटू मिंटू, यही थे ना चिंटू मिंटू? हाँ याद नहीं आ रहा अभी, मुझे बताना ज़रा वही थे क्या। तो बेटा ये आपके 2 लड़के हैं, ये गए जिम, इन्होंने बोला आज तो डंबल उठा के वेट लिफ्टिंग करके मैं तो बढ़िया अपनी मसल्स बना दूंगा। इनका ये कहना था, ठीक है, बढ़िया करके आज मैं बॉडी बना के आऊँगा। अब जब ये सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें कि हाँ भाई हम ये करेंगे, तो इनका करने में किसी ने साथ नहीं दिया। अब तक हुआ क्या, हुआ ऐसा कि भाई इन्होंने डंबल उठाए, यस मैम डंबल उठाए, तो इसने मान लो बेटा इसने 10 सेकंड में दोनों ने, इसने 10 सेकंड में बेटा 20 टाइम्स डंबल उठाए और इसने बेटा 10 सेकंड में सिर्फ 15 टाइम्स डंबल उठाए। तो अब मुझे बताओ किसकी पावर ज़्यादा, किसकी पावर ज़्यादा? अब आप बोलेंगे मैम इसने, दोनों ने टाइम सेम लिया 10 सेकंड 10 सेकंड, बट इसने 20 टाइम्स उठाया, इसने 15 टाइम्स उठाया, तो इसका मतलब मैम ये ज़्यादा पावरफुल है, वो कम पावरफुल है। ये कहना चाहते हो ना? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। कॉन्सेप्ट देखो मेरे साथ पढ़ के कितना स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपके। चलो तो अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम देन अ लेस पावरफुल वन। बिल्कुल सही बात है बेटा, जो आपका पावरफुल व्हीकल होगा वो ज़्यादा जल्दी, मतलब कम टाइम में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेगा देन अ
लेस पावरफुल वन। सो अब बेटा आप साइकिल और किसमें क्या ही बोल दूँ मैं, फिर कुछ बोल दूँगी कुछ मतलब कि रेसिंग बाइक में अगर आप फर्क वो कर रहे हो तो भाई आप कंपैरिजन ही किसका कर रहे हो, बिकॉज पावर मेजर द स्पीड ऑफ ए वर्क डन, दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन। ठीक है, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसके, क्योंकि पावर बेसिकली क्या होती है बेटा, पावर होती है कि आप देखते हैं कि भाई कितनी तेजी से आपका वर्क डन हुआ है। क्या देखते हैं बेटा आप लोग ये देखते हैं कि कितनी तेजी से बेटा आपका वर्क डन हुआ है। ठीक है, दिस इज द मेजर ऑफ द पावर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। पावर इज नॉट डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क डन और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो भाई पावर फिर कैसे डिफाइन करोगे, बताना जरा मुझे। अगर आप बोलो कि आप पावर को वर्क डन कि भैया कितना वर्क डन हो रहा है या कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसकी तरीके से अगर आप पावर को डिफाइन नहीं करोगे तो आप पावर को डिफाइन कैसे कर रहे हो। हाँ, तो द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ये बिल्कुल सही बात है बेटा, बट इन्होंने यहाँ पे असर्शन में कर दी बिल्कुल बकवास। यार सिंपल सी बात है, पावर इज बेसिकली वर्क डन अपॉन टाइम, कि कितना वर्क डन हुआ है कितने टाइम में, है ना। ऐसे निकालते हैं हम लोग पावर को, निकालते हैं नहीं निकालते हैं, बताओ जरा, निकालते हैं नहीं निकालते हैं। यस मैम निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो इसने बोला कि पावर को आप डिफाइन नहीं कर सकते एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हम कैसे इसको डिफाइन करें, आप हमें ये बता दीजिए। हाँ, हम कैसे इसको डिफाइन करें। सो स्टूडेंट द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ये बात बिल्कुल सही बेटा कि पावर जो होती है बेटा उसकी यूनिट होती है वॉट। चलिए 19 क्वेश्चन। A watt is not the power of an agent. ठीक है, 1 watt is not the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. बेटा 1 watt क्या होता है, पहले बताओ पावर क्या होता है। पावर होता है बेटा आपका क्या, वर्क डन अपॉन टाइम। यस मैम। सो बेसिकली अब अगर मैं यहाँ से पावर निकालूं, इस फॉर्मूले से पावर निकालूं, तो पावर क्या समझ में आता है, पावर आता है कि जब आपने 1 जूल वर्क डन किया है 1 सेकंड के अंदर, अगर आपने 1 जूल वर्क डन किया है बेटा 1 सेकंड के अंदर, तो वो आपकी पावर हो जाएगी। और पावर किसमें होती है, वॉट में। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू, जब आपने 1 जूल वर्क कंप्लीट किया है 1 सेकंड में, तो मतलब क्या आपका 1 वॉट क्या हो जाएगा, 1 वॉट इज द पावर व्हेन यू कंप्लीट योर 1 जूल ऑफ वर्क डन इन जस्ट 1 सेकंड, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, 1 वॉट इज नॉट द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, और 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। बेटा आप कहना क्या चाहते हो, आप असर्शन क्यों गलत बोल रहे हो, ये नॉट क्यों लगा रहे हो यहाँ पे। बेटा 1 वॉट होता ये है, 1 वॉट का मतलब ये होता है कि जब आपने 1 सेकंड के अंदर कितना 1 जूल ऑफ वर्क डन कंप्लीट किया बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 वॉट। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको बोलते हैं आपका 1 वोट। समझ में आता है, आता नहीं आता समझ में। चलिए बताओ ये चीज़ आपको समझ में आती है या नहीं आती है, स्क्रीनशॉट ले लो। और रीज़न बिल्कुल सही दे रहे हैं बट असर्शन में कर रहे हैं, देखो आना खानी। अब क्या करें बेचारे, आदत से मजबूर अपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, assertion. The energy used in households, industries and commercial establishments are not expressed in kilowatt hour. ये बोलने बेटे जो एनर्जी हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में यूज़ करते हैं, आप उसको किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो किस में करोगे, वॉट में। वॉट में निकालोगे घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल कि मम्मी इतनी वॉट एनर्जी आई है। पहले मुझे बताओ 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, वॉट इज़ 1 यूनिट स्टैंड्स फॉर, बताओ जरा मुझे। 1 यूनिट का मतलब होता कितना है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। भाई 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है 1 किलोवाट वो एनर्जी है बेटा जो आप 1 घंटे में यूज कर रहे हो एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। क्या, एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो बेटा, 1 किलोवाट आवर एनर्जी वो है जो जब आप 1 घंटे में 1 किलोवाट, क्या जब आप 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी को यूज कर लेते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इन्होंने बेटा असर्शन कर दिया गलत, बट रीजन है आपका ट्रू। बेटा आपकी जो कमर्शियल यूनिट्स होती हैं, जो घरों में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, इंडस्ट्री में जो चीजें यूज हो रही है बेटा, उन सबका जो एनर्जी मेजरमेंट होता है बेटा 1 किलोवाट आवर में होता है, मतलब कि किलोवाट आवर में होता है। ठीक है, क्योंकि किलोवाट आवर आपकी काफी बड़ी यूनिट होती है, क्योंकि हमारे घरों में जो एनर्जीज यूज हो रही है वो बड़े रेट पे यूज होती हैं। ठीक है, अब बेटा मान लो आपका ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा पावर का कोई अप्लायंस है, तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा ना, और जब वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा बेटा, तो अब आप उसको वॉट में थोड़ी मेजर करते फिरोगे कि भाई उसकी कितनी पावर है मैम, वॉट में है नहीं। ठीक है, तो बेटा हम देखते हैं कि आप उसको मेजर करते हो 1 मतलब कि किलोवाट आवर में। और किलोवाट आवर बेसिकली क्या होता है बेटा, किलोवाट आवर वो एनर्जी है, किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर जो आप 1 घंटे में यूज कर रहे हो एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकंड या फिर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट।
ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया? तो यहाँ पे बेटा आपका असर्शन गलत है बट रीजन आपका सही है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटू। ले लिया? अच्छा, पता है मेरे को क्या लगा कि वो अभी चेंज तो किया था मैंने, हुआ क्यों नहीं, क्योंकि आंसर उसका भी हुआ था। चलो, असर्शन, वर्क डन हैज नो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा वर्क डन का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये वर्क डन जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों हो रहा है अगर इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं होता तो? हाँ, बिकॉज वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज लाके पढ़ना पड़ता है बेटा हमें रीजन को। बिकॉज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। भाई यहाँ पे इन लोगों का एक दोगलापन देख रहे हो, ये असर्शन को जो बोलते हैं और ये सही रीजन दे जाते हैं, मतलब कि एक जगह ही गलत चीज लिखते हैं और एक जगह ही सही चीज लिखते हैं। बेटा असर्शन यहाँ पे गलत है बट रीजन बिल्कुल सही दे रहे हैं। देखो एक बात मुझे ये बताओ कि आपने मेरे साथ क्वांटिटीज पढ़ी है नहीं पढ़ी है? स्केलर क्वांटिटी पढ़ी है और आपने मेरे साथ वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी है। मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी में एक चीज बोली थी कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है बेटा जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट आपकी वेक्टर क्वांटिटी वो होती है बेटा जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा और साथ में आपकी डायरेक्शन भी रहती है। क्या? साथ में आपकी डायरेक्शन भी रहती है। तो हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा आपको यहाँ पे कि अभी ये बोल रहे हैं कि वर्क डन का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता और कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो भाई फिर वर्क डन जो है आपका वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स में आप क्या बोल रहे हैं? अब वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाई। मतलब कि आपका बेटा वर्क डन की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए भाई, तो मतलब असर्शन तो ये गलत ही कर गए यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आते हैं 22 क्वेश्चन। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ये बोले बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो तो वर्क डन विल ऑल्सो बी जीरो। बेटा मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक वॉल है आपके पास, ठीक है, दिस इज द वॉल हियर, और आपने क्या करा है, आपने सोच लिया आज तो खली बन के इस वॉल को हिला डालूंगा, आपने लगाई दबा के फोर्स, ठीक है, एक्स न्यूटन की फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई करी, ठीक है, एक्स न्यूटन की फोर्स आपने इसको ऊपर अप्लाई करी, बट फिर भी आपने कितनी कोशिश कर ली ये ऑब्जेक्ट टच से मस नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँ तो बेसिकली वर्क डन होता क्या है? वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इन शॉर्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर वर्क डन आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो बेटा आप देखो यहाँ पे कि आपने फोर्स तो अप्लाई करी, एक्स न्यूटन आपने फोर्स अप्लाई करी, बट डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। तो वर्क डन बेटा एक्स इंटू जीरो कितना हो जाएगा बेटा? वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो। वर्क डन आपका कितना रहेगा बेटा? 0 जूल, क्योंकि हम ये देखते हैं बेटा कि वर्क डन जो है आपका वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर इसमें से एक चीज भी जीरो हो गई बेटा, मान लो आपके पास ये वर्क डन है फोर्स इंटू एस, अगर फोर्स जीरो हो जाता है बेटा उस केस में भी आपका वर्क डन जीरो हो जाता है, क्योंकि जीरो इंटू एस तो आपका जीरो ही होता है ना, जीरो होता है या नहीं होता है? यस मैम। तो हम ये देखते हैं बेटा कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो आपका वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। So because the work done will be equal to the product of force and displacement। बिल्कुल सही बात है बेटा यहाँ पे, क्योंकि भाई वर्क डन जो है वो किसके, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। स्क्रीनशॉट लो। जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। चलो नेक्स्ट आते हैं 23rd। A flying aeroplane possesses both potential and kinetic energy। ठीक है, बोल रहे बेटा एक फ्लाइंग एरोप्लेन है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी भी। अब आपका दिमाग चलेगा ऐसा क्यों? जल्दी से एक्टिवेट करो अपने ब्रेन सेल्स को, बोलो अरे भाई ब्रेन सेल्स से बोलो एक्टिव हो जाओ। जल्दी से ब्रेन सेल्स एक्टिव हो गई हैं। अभी बोल रहे बेटा एक उड़ता हुआ एरोप्लेन, एक फ्लाइंग एरोप्लेन, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी। कैसे? वो उड़ रहा है तो वो एक सर्टेन हाइट पर है फ्रॉम द सरफेस, और वो जा रहा है, वो मोशन में है, तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है। हाँ चलिए, तो बिकॉज द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, भाई मेरे को समझ में नहीं आती बात, ये हर चीज में इक्वल लेके आते हैं। मतलब तुम्हें नहीं देना जशन का रीजन सही तो मत दो, ये तो आपसे बताया नहीं जा रहा कि भाई आपका ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पर है, ग्राउंड से ऊपर है और मोशन में है तो इसलिए है ऐसा नहीं, इन्हें तो अलग ही देना है। तो बात बेटा दोनों ही सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। भाई वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन हियर। स्क्रीनशॉट ले लो। भाई आपको समझ में आ गया ना बेटा कि एरोप्लेन के पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे है? ये समझ में आ गया नहीं आ गया? बताओ, आया ना ये चीज समझ में?
यस मैम, ये कैसे है बेटा, ये ऐसे है कि भाई आपका जो एरोप्लेन है वो ग्राउंड से ऊपर है बेटा, उसकी पोजीशन में चेंज आया, वो अबव द ग्राउंड है, तो इसलिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और वो मोशन है तो इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। चलो 24th assertion, when a body rolls down on an inclined plane it has both kinetic and potential energy। ये बोले बेटा जब एक बॉडी है, जब वो रोल डाउन कर रही है एक इंक्लाइंड प्लेन पर, प्लेस पर, मतलब जहाँ पे कोई एंगल ऐसे इंक्लाइंड है वो, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो तो वर्क डन विल ऑल्सो बी जीरो। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर डिस्प्लेसमेंट गलती से भी जीरो हो गया बेटा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि भैया आपका वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो तो फोर्स इंटू एस, फोर्स इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये बात सही है बेटा, ठीक है, बट ये कोई इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कहीं ना कहीं से? नहीं है बेटा, हाँ नहीं है, समझ गए? अब आप बोलेंगे मैम किस तरीके से उसके पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों है? बेटा वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, और वो ग्राउंड से ऊपर है तो काइनेटिक एनर्जी, इंक्लाइंड प्लेन पर है वो, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसलिए दोनों के पास मतलब कि दोनों एनर्जी है उस ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है बेटा, आपकी दोनों एनर्जी प्रेजेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई डाउट है यार? मेरे को नहीं लग रहा कि आप कोई भी डाउट आपको आने वाला है इस चैप्टर में से, आएगा या नहीं आएगा बताओ? इस चैप्टर में से कोई डाउट आएगा आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट आते हैं 25th। अ मूविंग हैमर हैज पोटेंशियल एनर्जी इन इट। एक मूविंग हैमर है बेटा, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज अ बॉय गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश अ स्टेशनरी वॉल। ये बिकॉज लाके तो बिल्कुल पढ़ने काबिल नहीं था, बट फिर भी मैंने कोशिश की, चलो कोई, क्योंकि आपको पता है क्योंकि लगा कि हमें किसी का तर्क, मतलब कि आपका अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो बेसिकली वो आप बोल क्यों रहे हैं, उसको तो क्योंकि में पढ़ूंगी ना, क्योंकि आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं। चलिए ये बोल रहे बेटा एक मूविंग हैमर के पास पोटेंशियल एनर्जी है। भाई मुझे बताओ कौन बंदा था ये? चलो कोई नहीं, ये बोले एक बॉय जो है बेटा वो पूरी तरीके से थक चुका है एक स्टेशनरी वॉल को पुश करते करते। क्यों थक चुका है बेटा? क्योंकि देखो उसकी जो मतलब कि देखो वर्क डन तो उस टाइम पे जीरो रहा, बट बेटा एनर्जी तो वहाँ पे उसको स्वेटिंग हुई, उसकी मसल्स ने तो काम किया ना अगेंस्ट द वॉल। हाँ तो मतलब क्या आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर आपका यहाँ पे असर्शन आपका फॉल्स है, बट रीजन सही है बेटा। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है बेटा? आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। समझ गए नहीं समझ गए? बताओ जरा, समझे कि नहीं समझे? समझे? यस मैम। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। असर्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी नेगेटिव। ठीक है, ये बोल रहे बेटा कि बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है चलिए, सो बिकॉज व्हेन अ बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेस इट हैज अ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपका असर्शन फॉल्स है और बेटा रीजन आपका ट्रू है। काइनेटिक एनर्जी क्यों नेगेटिव हो जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन। ठीक है, बट आप इसको एक चीज से कर सकते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि भाई आपकी ये नेगेटिव हो सकती है, तो आपका नेगेटिव कहने का रीजन ये हो सकता है बेटा कि भाई जब वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर आ रहा हो। बट बेटा उस केस में भी आप नेगेटिव नहीं बोल सकते काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा आपकी क्या? काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है हाफ mv²। तो इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पर डिपेंड कर रही है बेटा, और काइनेटिक एनर्जी आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड करिए बेटा। मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मतलब कि अगर ये डिपेंड पे करिए तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कैसे हो जाएगी? तो इसलिए यहाँ पे बेटा काइनेटिक एनर्जी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा। और रीजन तो आपका सही है बेटा कि जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है, जब आपकी बॉडी जो है वो कहाँ से, जब वो एक इंक्लाइंड प्लेन से मूव करेगी बेटा, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी बेटा और आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। डन? यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसको लिख लेना। मास आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, और स्पीड आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, स्पीड भी आपकी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। 27 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क, ठीक है, नेगेटिव वर्क के केस में द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। कि भाई जो एंगल होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का होता है। आइए पहले देख लेते हैं नेगेटिव वर्क कैसा होता है। देखो मान लीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है बेटू, है नहीं है इसमें, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो हम ये देखेंगे बेटा आपने इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्सर्ट करी। ठीक है, या फिर मान लो बेटा आपकी फोर्स की डायरेक्शन इधर साइड है और आपके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उधर साइड है, जब भी तो आपका नेगेटिव वर्क होगा ना। तो भाई जहाँ पर आपकी ये फोर्स हो गई
और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ गए ना? यस मैम। तो इस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। क्या बेटा? इस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अभी बोल रहे बेटा कि जब आपका वर्क डन नेगेटिव होता है तो उस केस में आपका एंगल 180 डिग्री का होता है। बिल्कुल बेटा 180 डिग्री का एंगल होता है, प्लेन पे होता है ना बिल्कुल, ये कैसे, ठीक है, बिल्कुल आपका प्लेन पर होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बेटा? क्योंकि आप देखो बेटा यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इधर साइड है बेटा और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर साइड है, तो एंगल कितने का बनेगा? एंगल आपका 180 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, यस मैम। बिकॉज व्हेन द फोर्स रिटार्ड द मोशन ऑफ ए बॉडी द वर्क डन इज पॉजिटिव। ये बोल रहे बेटा जब फोर्स जो है जब वो मोशन को रोकेगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर वो उस ऑब्जेक्ट को रोकेगा बेटा, तो उस केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा बेटा। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है बेटा और आप उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो उसको रोकने के लिए, क्या बेटा? उसको रोकने के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं बेटा? उस केस में हम लोग देखते हैं भैया कि आपका वर्क डन नेगेटिव है बेटा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन से किस में आ रहा है? आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन से रेस्ट में आ रहा होता है। तो यहाँ पर आपका वर्क डन पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर आपका वर्क डन नेगेटिव होता है। क्या? यहाँ पर आपका वर्क डन क्या होता है बेटा? यहाँ पर आपका वर्क डन नेगेटिव होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 समझ में? यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आता है 28। वर्क डन इज डिफरेंट व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन अ स्टेयर और यूजिंग अ लिफ्ट। ठीक है, ये बोले बेटा वर्क डन आपका डिफरेंट होता है जब आप सीढ़ियों को चढ़ते हैं और जब आप लिफ्ट को यूज कर रहे होते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। बिकॉज वर्क डन डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बोले बेटा वर्क डन जो होता है वो आपका डिपेंड करता है फाइनल एंड इनिशियल पोर्शन पर। मतलब आपकी इनिशियल पोर्शन क्या थी बेटा और आपकी फाइनल पोर्शन क्या थी यहाँ पे? तो आपका यहाँ पे असर्शन फॉल्स है बट रीजन आपका ट्रू है। बेटा वर्क डन आपका डिफरेंट क्यों होगा? जब आप क्लाइंब कर रहे हैं सीढ़ियों को या फिर आप लिफ्ट को यूज कर रहे हो, आपका वर्क डन तो होना ग्रेविटी का अगेंस्ट ही है ना उस केस में। उस केस में आपका वर्क डन तो सेम ही रहने वाला है दोनों केसेस में, क्योंकि आप ऊपर स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहे हैं तब भी आप ऊपर ही जा रहे हैं बेटा, आप लिफ्ट को यूज कर रहे हैं तब भी आप ऊपर ही जा रहे हैं, तो उस केस में आपका डिफरेंट नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही बेटा यहाँ पे आपका कि वर्क डन जो होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोर्शन पर। ठीक है, उसको आपके पाथ से कोई मतलब नहीं है, उसके आपके मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो पाथ है उससे इसे कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ये बोल रहे बेटा जो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस बॉडी के मास पर भी डिपेंड करती है और वो उस बॉडी की वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। एज वी ऑल नो कि भाई जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है आपकी हाफ mv स्क्वायर। क्या होती है बेटा? वो आपकी हाफ mv स्क्वायर होती है। यस मैम। तो हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपके मास पर भी डिपेंड कर रही है बेटा और आपकी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करी, मतलब कि दोनों चीजें बढ़ेंगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बिकॉज वर्क डन इज डिफरेंट व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन स्टेयर्स और आर यूजिंग अ लिफ्ट। ठीक है, तो आपका रीजन बेटा यहाँ पे फॉल्स है। ये अभी स्टेटमेंट में आपको पीछे रॉन्ग प्रूफ करके आई हूँ, वापस उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो असर्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, वो भी डायरेक्ट के रिलेशन में डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज करोगे ना बेटा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज करोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे बेटा, और इवन आप ये तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर में है, तो अगर आप डबल कर रहे हो ना स्पीड को तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो रही है। डन? चलिए नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, उसके बाद खत्म करते हैं असर्शन रीजन को। चलिए, सो असर्शन रीजन है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये बोलने बेटा जब कोई बॉडी अर्थ के टुवर्ड्स फ्रीली फॉल कर रही है, मतलब कि यहाँ से लेके जब वो ऊपर से नीचे आ रही है तो इसकी एनर्जी सेम रहेगी। यार ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है बेटा ये चीज़ मैं आपको बार बार अभी 2-3 एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी थी 20 जूल की। ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पे 0 जूल है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया है। बट जैसे अभी मोशन में आएगा, जब ये ऊपर से गिरेगा बेटा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये मोशन में आ जाएगा, तो बेसिकली आपका 20 से हो जाएगा 15 जूल। तो जितना ये रहेगा बेटा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा 10 जूल, तो ये आपकी 10 जूल हो जाएगी। ये आपका 5 जूल हो जाएगा बेटा, तो जितनी कम हुई तो ये 5 जूल हुई तो ये आपकी 15 जूल हो जाएगी। ये आपकी 0 जूल होगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और ये आपकी 20 जूल हो जाएगी। तो इस केस में आप देखेंगे बेटा कि आप कहीं पर भी अगर टोटल करेंगे ना एनर्जी का, तो 20 + 0 20, 15 + 5 20, 10 + 10 20, 5 + 15 20, 0 + 20 20। तो हर केस में आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? आपकी 20 हो जाएगी। समझ गए?
यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। सो ये बात बिल्कुल सही है बेटा, जब बॉडी एक फ्रीली फॉल करेगी टुवर्ड्स द अर्थ तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ये बोले बेटा जो एनर्जी होती है मोशन की वजह से और उसकी पोजीशन की वजह से उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होती है बेटा, जब आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर देते हैं बेटा, देन यू विल गेट योर मैकेनिकल एनर्जी। आपको क्या मिल जाती है बेटा, आपको मिल जाती है मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया इतना पॉइंट? आप लोगों को नहीं आया समझो, बताइए जरा जल्दी से आगे ये चीज आपको समझ में। तो ये बोल रहे हैं बेटा कि जो एनर्जी मोशन और पोजीशन की वजह से तो मैकेनिकल एनर्जी होती है आपकी, ठीक है। तो आपका रीजन बिल्कुल सही है बेटा आपका। अब देखो व्हेन अ बॉडी फ्रीली फॉल्स टुवर्ड द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपका इन्होंने अजर्शन नहीं बेटा, यहाँ पे आपका रीजन भी सही है और अजर्शन भी सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा आपका बी। चलिए ठीक है बेटा, उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी। समझ गए ना वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। अगर समझ में आ चुके हैं तो इस बात पे रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। आपको पता है बेटा मैग्नेटबेस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग कह सकते हैं कि भाई हम लोग इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे पास टॉप कोर्सेज आपको मिलेंगे फॉर द इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान इन बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू बेटा फॉलो भी कर लीजिए। और क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पोस्ट से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल अपना ख्याल रखिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, तो बिल्कुल भी मतलब कि घबराइएगा मत। आई एम ऑलवेज विद यू। टेक केयर एंड बाय बाय।